जब एक लड़का जिसने अपने बचपन में सब कुछ खोया एक ऐसे शैतान के सामने खड़ा होता है जो कभी खुद एक इंसान था, तो वो लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं होती है, वो होती है यादों की, भाई के वादे की और एक अंतिम सांस तक लड़ने वाले इरादे की। इन्फिनिटी कैसल के अंधेरे में एक मिसाल लिखी जाने वाली है अबरमुन वान कोकोशिबो और मिस्ट हाशिरा बुशिरो टोकितो के बीच एक ऐसी तकरार जो डीमन स्लेयर के इतिहास में अमर बन जाएगी। ये कहानी है एक 14 साल के लड़के की जो मौत के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी यादें हैं और मेरे भाई की वादे। वेलकम टू डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क सीरीज। इस सीरीज में हमने अब तक कवर की है 4 धमाकेदार फाइट्स। पहला डोम वर्सेस शिनोबु, दूसरा डोम वर्सेस कानाओ एंड इनोसुके, तीसरा काइगोकू वर्सेस ज़ेनेत्सु और चौथा अकाजा वर्सेस तांजीरो एंड क्यू। अगर तुमने वो एपिसोड्स मिस किए हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करो, वहां तुम्हें मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट। पहले वो देखो, फिर वापस आके इस फाइट को समझो फुल इम्पैक्ट के साथ। और अब चलो शुरू करते हैं आज की लड़ाई। मिस्ट हाशिरा मुशिरो टोकितो वर्सेस अपर वन कोकोशिबो। तैयार ही जाओ क्योंकि अब होने वाला है एक ऐसा युद्ध जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इन्फिनिटी कैसल के भूल भुलैया में टोकितो मिचिरो और स्टोन हाशिरा ग्योमी दोनों मिलके मुजान को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये जगह किसी की एक शिप में रुकती ही नहीं थी, हर दूसरे पल में बदल जाती थी। तभी अचानक से दीवारें हिलने लगती है और एक जोरदार झटका आता है। उस झटके से मुचिरो और ग्योमी अलग हो जाते हैं। पोकितो एक घूमती हुई फोर्स के जरिए सीधा एक अजीब से रूम में जा गिरता है। जैसे ही उसका होश संभलता है, उसकी नजर सामने पड़ती है एक ऐसे डीमन जिसका ऑरा बाकी सबसे अलग था, अपर मून वन कोकोशिबो। उन दोनों में सबसे पहला रिएक्शन कोकोशिबो का रहता है, तुम तो जाने पहचाने लगते हो। और मुशिरो के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उस मोमेंट पे उसे रियलाइज होता है कि वो किसी की आम अपर मून के सामने नहीं है, बल्कि अपर मून वन के सामने खड़ा है, जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। कोकोशिरो जिसे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड क्लियरली दिखाई देता है, मुशिरो की बॉडी को ऑब्जर्व करता है और सोचता है इस लड़के में कुछ तो खास बात है। वहीं मुशिरो भी सोच रहा होता है कि बाकी अपर मून्स के कंपैरिजन में ये कुछ और ही लेवल का है। इसकी पावर का अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसकी सिर्फ प्रेजेंस ही काफी है किसी को भी गिरा देने के लिए। फिर उसकी नजर कोकोशिबो के हाथ में पकड़ी तलवार पर जाती है। मुशिरो के दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि एक डीमन के पास सूट, शायद ये पहले डीमन स्लेयर था। उसके दिमाग में डाउट भर जाते हैं कि क्या मैं इसे हरा पाऊंगा, क्या मैं इसके लेवल का हूं भी कि नहीं। उसका बॉडी भी लड़ने से मना कर रहा होता है क्योंकि पहली बार उसने इतनी इंटेंस ऑरा महसूस की थी। तभी कोकोशिबो उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे शांत लेकिन ठीक से बोलता है, टोकितो मिचिरो। कोकोशिबो एक पल के लिए रुका रहता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि सुकीगुनी नेम अब एग्जिस्ट नहीं करता है। मुशिरो कंफ्यूज हो जाता है कि सुकीगुनी आखिर है क्या। तभी कोकोशिबो खोरी बताता है, ये एक लेजेंडरी सरनेम था। जब मैं इंसान था तब मेरा सरनेम भी सुकीगुनी था। और फिर ठीक इसके बाद कोकोशिबो बहुत बड़ा चीज को रिवील करता है, टोकितो मिचिरो उसी का डिसेंडेंट है और मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। कोकोशिबो कहता है, जब मैं डीमन था उससे पहले मेरी फैमिली थी और उसी फैमिली से तुम पैदा हुए हो। ये सुनकर मुशिरो के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके सामने वो लड़ने जा रहा है वो उसका ही एंसेस्टर है। कई सवाल उसके दिमाग में आते हैं, मैं किसकी औलाद हूँ, क्या मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा? पर मुशिरो तुरंत अपने आप को संभालता है, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, मेरे सामने मेरा दुश्मन खड़ा है। वो अपनी शोट पर हाथ रखता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कोकोशिबो ये देख कर इम्प्रेस्ड हो जाता है, इतने इंटेंस मोमेंट में भी तुम अपने आप को इतनी जल्दी शांत कर लिए, ये सिर्फ एक सुकीगुनी का वंशज ही कर सकता है। तभी मुशिरो आगे बढ़ता है और अपना पहला अटैक लॉन्च करता है, मिस्ट ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर मिस्ट। अटैक बहुत ही फास्ट था और शार्प होता है, लेकिन कोकोशिबो बिना किसी टेंशन के उसे डॉज कर लेता है और उसके साथ साथ वो मुशिरो के टेक्निक की तारीफ भी करता है, तुम्हारी सोर्ट्समैनशिप काफी रिफाइंड है, तुममें काफी पोटेंशियल है। कोकोशिबो मुशिरो के स्ट्रेंथ से अंदर ही अंदर काफी इम्प्रेस हो चुका था, उसे अपने वंशज से इसी तरह की उम्मीद थी। तभी मुशिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीथिंग 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउड्स एंड मिस्ट। ये एक बहुत ही स्मूथ और एलिगेंट अटैक था, लेकिन कोकोशिबो उसे भी बड़े आसानी से डॉज कर लेता है। कोकोशिबो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस फाइटर भी था। उसने काम नहीं कहा,
तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बस 14 साल के हो, लेकिन तुम्हारी टेक्निक्स तुम्हारी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और तुम्हारा मेंटल स्टेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो कुछ था उसका एक हिस्सा अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। मुझे ये सुनकर इमोशनल नहीं हुआ बल्कि रिएक्ट किया। उसने तुरंत अपना डिमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया। उसकी आंखों में इंटेंसिटी भर गई और वो कहता है, मैं तुम्हारे डिसेंडेंट हूँ, लेकिन इतने सालों बाद तुम्हारे खून की एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं है। कोकोशिबा ये देखकर हैरान रह गया। इतने सालों के बाद किसी ने डिमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट किया था, ये काफी बड़ी बात थी। तभी म्यूचिरो अपने मिस बेटिंग सैंड फॉर्म का यूज करता है। अटैक इतना स्मूथ था, इतना फास्ट था कि कोकोशिबो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे कि ये एक्सपेक्टेड था कि ये अटैक उसे हिट नहीं करता, इस मोमेंट पर कोकोशिबो सीरियस हो जाता है। खेल खत्म। पहली बार वो सूट अपना निकालता है और एक ही स्लैश में मुशिरो के हाथ काट देता है। मुशिरा पैनिक में आ जाता है। ऑब्वियस है यार, अपनी एक हाथ से सूट कंट्रोल करने वाला एक अपर मून जिसने अपनी एक स्ट्राइक में अटैक रोक दिया, उसे ऐसे पावर एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन मुशिरा अपना हिम्मत नहीं हारता है। एक हाथ के साथ ही वो कोकोशिबो पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार कोकोशिबो उसकी तलवार में पकड़ लेता है और उसी के तलवार से उसके चेस्ट में घुसाकर उसे पिलर से टंगा देता है। कोकोशिबो मुशिरो के टैलेंट से इतना ज्यादा इम्प्रेस था, वो उसे एक ऑफर देता है, तुम एक डीमन बन जाओ, तुम्हारा हार्ट रीजनरेट हो जाएगा, तुम्हारे टैलेंट वेस्ट नहीं जाएगा, और अगर मोजान ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुशिरो पेन में था, कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से निकले तो कैसे निकले। तभी अचानक से एक और प्रेजेंस उस रूम में एंटर करती है। पीछे से गिन्या अपनी गन कोकोशिबो की तरफ एम करता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, उससे पहले ही कोकोशिबो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। कोकोशिबो एकदम से उससे कहता है, क्या तुमने अभी हमें कुछ कहा? गिन्या तभी रियलाइज करता है कि जब तक उसने गोली चलाई उसका हाथ तो पहले ही काट दिया गया था। मुझे ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक में था यहाँ गिन्या, जो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कोकोशिबो पर अटैक करता है। लेकिन कोकोशिबो इस बार भी लाइटनिंग फास्ट होता है। गिन्या का दूसरा हाथ भी वो काट देता है। गिन्या का खून जमीन पर पानी की तरह बहने लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि कोकोशिबो ने उसकी आधू बॉडी को ही काट दिया है। मुझे ये सब देखकर पूरी ताकत से जोर लगाता है ताकि वो अपने आप को उस पुलर से निकाल सके, लेकिन उसकी बॉडी इतनी थक चुकी होती है कि वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कोकोशिबो को यहाँ एक अजीब बात महसूस होती है, गेनिया अभी तक मरा नहीं था। उस मोमेंट पर उसे याद आता है कि 300 साल पहले एक और इंसान से वो मिला था जो सिर्फ डीमंस का मांस खाता था, बिल्कुल गिन्या की तरह। लेकिन जब कोकोशिबो ने उसे बीच से काट दिया था तब वो तुरंत मर गया था, लेकिन गिन्या अभी तक जिंदा है, तो अब उसे उसका गला काटना पड़ेगा। और कोकोशिबो अपनी तलवार निकालता है और गिन्या का गला काटने ही वाला होता है कि तभी वहां पर आ जाता है सानेमी और बिना टाइम वेस्ट किए वो यूज करता है अपनी विंड ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म। ये इतना पावरफुल अटैक होता है कि कोकोशिबो के पीछे हटना पड़ता है। सानेमी आंखों में आग भर कर कहता है, मैं तुम्हारा सर घाव से अलग कर दूंगा। फिर वो अपने छोटे भाई गेनिया की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुमसे सारा बेवकूफ भाई मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, सिर्फ तुम वो जिंदा रह सको इसलिए मैंने अपनी माँ तक को मार दिया था। ये सुनकर गेनिया को एक पुरानी बात याद आती है, जब टांजिरो ने उससे कहा था कि उसे सानेमी से नफरत की बू महसूस नहीं होती है। मतलब सानेमी कभी गेनिया से नफरत नहीं करता था बल्कि उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। फिर हम आगे देखते कि सानेमी कहता है, मैं बस चाहता था कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो, शादी करो, बच्चे हो तुम्हारे और तुम बूढ़े हो जाओ और अपनी फैमिली से उतना प्यार कर सको जितना तुम हमसे नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुम्हें इस रास्ते से दूर रखना चाहता था। लेकिन गिनिया ने डीमन स्लेयर बनने का रास्ता चुना था। अब लेकिन जो भी हो जैसा भी हो, सनेवी ये कह देता है कि मैं किसी डीमन को अपने भाई को हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। ये सुनकर गिनिया होने लगता है, उसे रियलाइज होता है कि वो अपने भाई को लेकर कितना गलत था। और यहाँ दो भाइयों को ऐसा देखकर कोकोशिबो की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और सानेमी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कोकोशिबो पर और सीधा उस पर अटैक करता है। कोकोशिबो भी तुरंत रिएक्ट करता है, अपनी सोर्ड को स्विंग करता है, लेकिन सानेमी नीचे झुक जाता है और उसके पैरों के नीचे से निकलता है एकदम बिजली की तरह और यूज करता है अपना अटैक विंड ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म डस्ट व्हर्लविंड कटर से। कोकोशिबो को अटैक से बचने के लिए हवा में कूदना पड़ता है। फिर आखिरकार सानेमी और कोकोशिबो की सोर्ड टकराती है और उस तलवार को देखकर सानेमी का पहला रिएक्शन होता है, ये तलवार कितनी डिस्गस्टिंग है। कोकोशिबो की सोर्ड में आंखें जैसे पैटर्न्स होते हैं, तलवार में नसें दौड़ रही होती है जैसे कि वो जिंदा हो। कोकोशिबो फिर लॉन्च करता है मून ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म, जिसे सानेमी मुश्किल से ही डॉज करता है।
सनेमी नोटिस करता है कि कोशिबो अपने अटैक्स को रिपीट कर सकता है बिना स्वॉर्ड को हिलाए। सनेमी यूज करता है विंड बीटिंग थर्ड फॉर्म, लेकिन कोशिबो के इन सेम पावर्स के सामने वो कंफ्यूज होने लगता है। पर फिर उसे एक रियलाइजेशन होता है, कोशिबो के हर अटैक्स में एक अलग अलग स्लैशेस होते हैं, एक ही स्लैश में कई छोटी छोटी कट्स छुपी होती है। ये समझ जाने के बाद सनेमी को अंदाजा होता है कि मिचिरो ज्यादा देर तक इसके सामने टिक क्यों नहीं पाया। क्योकुशिबो की पावर्स देखकर सनेमी भी एक्साइटेड हो जाता है। उसके हिसाब से वो एक वर्दी ओपोनेंट था जिसे माना जाए। इसके बाद सनेमी लॉन्च करता है अपना विंड ब्रीडिंग सेकंड फॉर्म प्यूरिफाइंग विंड फ्लॉस, लेकिन कोकुशिबो उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ही कोकुशिबो उस पर देखता है, सनेमी हवा में से एक और सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन इस बार भी कोकुशिबो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सनेमी के पास एक और चाल होती है यहाँ, वो गेनिया की स्वॉर्ड को अपने पैरों से पकड़ता है और नीचे से सीधा कोकुशिबो के गले पर वार कर देता है, लेकिन कोकुशिबो इस अटैक को भी एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। जैसे ही फाइट बढ़ती है, दोनों अपनी ब्रीडिंग टेक्निक्स को एनहांस करते रहते हैं और पावर लेवल बढ़ाते जाते थे, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पर पहुंचने के बाद सनेमी कमज़ोर पड़ने लगता है। कोकुशिबो का एक अटैक इतना करीब से गुजरता है कि सनेमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बुशिरो और गेनिया भी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लेवल का एक भी डीमन एक भी हाशिरा से नहीं हराया जा सकता है। खास करके कोकुशिबो ने पहले भी एक विंड हाशिरा से लड़ाई की थी और वो भी सनेमी जितना पावरफुल था, और तभी कोकुशिबो लॉन्च करता अपना सबसे खतरनाक अटैक मून ब्रीथिंग सिक्स्थ फॉर्म सॉलिटरी मून इन द इटर्नल नाइट एविकी। इस अटैक के अंदर बहुत सारे पावरफुल स्लैशेस थे, इतने की सनेमी डायरेक्ट हिट हो जाता है, उसकी बॉडी पर गहरे जख्म पड़ जाते हैं। इस अटैक की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि रूम के अंदर जितने भी पिलर्स थे वो सब कट जाते हैं। गेनिया जो कि दूर से ये सब देख रहा होता है, वो अपने भाई को देख ही नहीं पा रहा था होता है, क्योंकि उसके और सनेमी के बीच एक पिलर होती है। वो टेंशन में आ जाता है। तब हम देखते हैं सनेमी को शौक में छुपा हुआ जख्म से भरा हुआ, उसकी पूरी बॉडी कट से भर चुकी थी। कोशिबो इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है, काफी टाइम के बाद मैंने इतना इंटेंस बैटल किया है, अगर मैं तुम्हें काट दूं तो तुम्हारे सारे ऑर्गन्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसी वक्त कोशिबो को एक अजीब सी फीलिंग होती है, वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या कि वहाँ हो क्या रहा है। और सनेमी हंसी में कहता है, मेरे ब्लड सबसे ज्यादा रेयर है, हर डीमन इसे खाना चाहता है, तुम जैसे अपर मून भी इस ब्लू ब्लड को प्रॉपरली रेजिस्ट नहीं कर सकते। कोशिबो को ये बात समझ आ जाती है कि सनेमी झूठ नहीं बोल रहा है। फिर हमें पहली बार पता चलता है कि सनेमी का ब्लड कितना ज्यादा रेयर है। जब उसकी माँ एक डीमन बन गई थी और अपने ही बेटे ऊपर हमला कर दिया था उन्होंने, तब उस वक्त सनेमी के ब्लड की वजह से उसकी माँ पहले से ज़्यादा वीक और स्लो हो गई थी, और इसी वजह से सनेमी अपनी डीमन बन चुकी माँ को मार पाया था। उस दिन के बाद से सनेमी ने अपने ब्लड की मदद से कई सारे डीमंस का सफाया करना शुरू कर दिया। उसे बस एक ही चीज़ पता थी, अगर किसी डीमन को ख़त्म करना है तो उसे सूरज के सामने लाना होगा, और वही सनेमी करता था, बिना ये जाने कि डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि किसी डीमन को पूरी रात जिंदा रखना, वो भी एक छोटे बच्चे के लिए, बेहद मुश्किल होता था। ऊपर से अपनी माँ के अटैक के बाद सनेमी कुछ हद तक अंधा भी हो चुका था। पर एक दिन किसी रैंडम इवेंट के दौरान सनेमी की मुलाकात होती है मासाचिका से। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और इसी दोस्ती में सनेमी को पता चलता है कि हाँ, डीमन स्लेयर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। थोड़े ही टाइम में दोनों दोस्त इतने पावरफुल बन जाते हैं कि उन्होंने मिलकर एक लोअर मून वन को हरा भी दिया था। लेकिन इस फाइट में मासाचिका शहीद हो जाता और सनेमी अकेले बचा रह जाता है। कट टू प्रेजेंट, सनेमी एक पावरफुल अटैक करता है कोशिबो पे विंड ब्रीडिंग सिक्स फ्रॉम ब्लैक स्मोक स्टॉर्म। ये अटैक कोशिबो के बिल्कुल करीब से निकल जाता है। सनेमी की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ और इस हालत में भी लड़ने की कैपेबिलिटी को देखकर कोशिबो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है। वो कंक्लूड करता है सनेमी ने अपने मसल्स को टाइट कर रखा है ताकि उसके ऑर्गन्स बॉडी के अंदर से बाहर ना आ जाए। कोशिबो तक कहता है कोई आम इंसान इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन बॉबी वो अपनी तलवार को सनेमी के गले के पास लाता है और सिर्फ एक स्लैश दूर होता है उसका गला काटने से। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस सनेमी पहली बार कगाया याशिकी से मिलता है। सनेमी उस वक्त थोड़ा ज़्यादा बदतमीज़ था और कगाया के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम लोग डीमन स्लेयर्स को बस एक वेपन्स की तरह फीड करते हो और खुद अपने मेंशन में बैठकर बस स्माइल करते रहते हो। ये सुनकर स्टोन हाशिरा ग्योमी हिमेजिमा को गुस्सा आ जाता है। वो सीरियसली कह देता है, तुम्हें तमीज़ सीखने की ज़रूरत है और दूसरे से बात कैसे करते हैं ये भी तुम्हें सीखना चाहिए। लेकिन तभी कगाया बोलता है, आई एम सॉरी। कगाया बताता है कि वो एक ऐसी कमज़ोर बॉडी के साथ पैदा हुआ था जो तलवार को
5 बार भी स्विंग नहीं कर सकती, तो वो फिजिकली स्ट्रेंथ में किसी काम का नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ वो कर सकता है वो पूरी कोशिश करता है। कगाया ये भी कहता है कि अगर वो मर भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जान किसी डीमन स्लेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही उसकी गलती है कि मासाशिका की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसने सनमी को टाइम से पहले बुला लिया था और ऊपर से सनमी के मन में कगाया को लेकर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब मासाशिका का नाम आता है सनमी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। उसके मन में एक ही सवाल था, कगाया को मासाशिका जैसे रैंडम डीमन स्लेयर का नाम कैसे पता। तभी शिनोबुकी बहरी बहन कनाए बताती है कि काया शमा को हर एक डीमन स्लेयर का नाम याद रहता है। तब कगाया खुद खड़ा होता है और सनमी के पास आकर उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मासाशिका ने लिखा था। बेसिकली मासाशिका का एक छोटा भाई भी था जो पहले किसी डीमन के अटैक में मारा गया था, और मासाशिका को सनमी में अपना छोटा भाई का चेहरा दिखता था। सनमी जब उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है तब उसके मुंह से एक भी वर्ड्स नहीं निकलता। कगाया का मानना था कि मासाशिका और वो दोनों का सपना एक था, लोग अपनी पूरी जिंदगी जिए बिना किसी अननेचुरल डेथ के, अपनी आखिरी सांस तक खुश रहे। ये सब यादें सनमी के दिमाग में चल रही होती है। वापस फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। कोकुशिबो सनमी पे अपना तलवार से अटैक करने जा ही रहा होता है, तो भी सनमी गेन्या की गन बीच में ला देता है और कोकुशिबो पर सीधा शूट कर देता है। लेकिन ऑफ कोर्स कोकुशिबो अपनी तलवार से बुलेट्स को ब्लॉक कर लेता है। गुस्से में कोकुशिबो लॉन्च करता है मून ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म डेथ मून, और इससे पहले कि अटैक सनमी को हिट करे सनमी वहां से गायब हो जाता है। और तभी एंट्री होती है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा ग्योवे की, क्योंकि रिमेसलेस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। कोकुशिबो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। ग्योमी सनमी से कहता है अपने घाव पे टाके लगाओ, तब तक मैं इस डीमन को हैंडल करता हूँ। सनमी हाँ में जवाब देता है और अपने कंडीशंस के होने के बावजूद गुरमू से माफी मांगता है। ग्योमी बैटल के लिए रेडी होने लगता है। कोकुशिबो सिर्फ उसकी बॉडी देखकर ही समझ जाता है ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत पावरफुल है। पिछले 300 सालों में मैंने इतना स्ट्रॉन्ग इंसान कभी नहीं देखा। इसके साथ साथ कोकुशिबो ये भी कहता है कि ग्योमी की बॉडी एटमोस्ट लिमिट तक पहुंच चुकी है, यानी ये अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ में है। धोनी अपने वेपन्स को जोर से घुमाता है और बड़ी गहरी सांसें लेने लगता है। कोकुशिबो महसूस करता है कि पूरी इन्वायरमेंट की हवा ग्योमी की तरफ खींच रही है। इतने ताकत से वो ब्रीथिंग कर रहा था। बिना टाइम वेस्ट किए ग्योमी अपना पहला अटैक कोकुशिबो पर लॉन्च करता है, जिसे कोकुशिबो ऑब्वियसली डॉज कर लेता है। लेकिन तभी एक सरप्राइज अटैक आता है। दूसरी तरफ से ग्योमी अपना एक्स फेंकता है। इस बार कोकुशिबो डिफेंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाता और उसे बचना पड़ता है। ग्योमी अनलिश करता है स्टोन ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म सेलेस्टियल सर्विस मैस, लेकिन कोकुशिबो इससे भी डॉज कर लेता है। तभी ग्योमी की चेन कोकुशिबो के गले के अराउंड एक सर्कल बना लेती है। कोकुशिबो उस चेन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चेन इतनी पावरफुल होती है कि कोकुशिबो काट नहीं पाता है और एट द एंड उसे उस अटैक को डॉज करना पड़ता है। फिर कोकुशिबो आगे रहकर ग्योमी पर अटैक करता है और उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है, लेकिन एक सेकंड पहले ही ग्योमी उस अटैक को डॉज करके उल्टा हवा में जाता है और कोकुशिबो पर ही अटैक कर देता है, जो ऑलमोस्ट हिट कर जाता है कोकुशिबो को। इसके बाद ग्योमी अपने चेन से कोकुशिबो की तलवार पकड़ लेता है और उसे जोर से खींच कर तोड़ देता है। तब दोनों अपने रिस्पेक्टिव ब्रीथिंग स्टाइल्स का यूज करते हैं। ग्योमी यूज करता है स्टोन ब्रीथिंग रैपिड कॉन्क्वेस्ट और कोकुशिबो यूज करता है मून ब्रीथिंग बर्ड फ्लावर्स। दोनों अटैक्स का क्लैश बहुत ही भयानक होता है और फिर ठीक इसके बाद कोकुशिबो रिवील करता है कि वो अपनी तलवार को रीजनरेट कर सकता है। ग्योमी जो ये नहीं जानता था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी कट आ जाती है। कोकुशिबो कहता है अगर तुम हमें मार भी दोगे तो हम रीजनरेट कर लेंगे, लेकिन तुम कोड को रीजनरेट नहीं कर सकते। ग्योमी गुस्से में कहता है ये टेक्निक मैंने मुजान के लिए बचा रखी थी, लेकिन तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पावरफुल। और तभी ग्योमी अनलीश करता है अपना डीमन स्लेयर मार्क। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मुशिरो को। वो एक हाथ से अपने अंदर घुसी हुई तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत मुश्किल से वो अपने एक ही हाथ से उस तलवार को बाहर निकालता है। डर से कहते हुए वो जमीन पर गिर जाता है। कपड़ों से फिर वो अपने वाउंड्स को बांधता है। मुझे जानता था कि इस कंडीशन में वो ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जितना मदद हो सके वो करेगा। ये सोचकर वो अपनी तलवार उठाता है और फाइट की तरफ दौड़ता है। तभी उसे गिनिया दिखता है, जो मिचुरो से कहता है क्या तुम मुझे वो बाल दे सकते हो जो ज़मीन पे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें खाकर गिनिया रिजनरेट कर सकता है और फाइट में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। फिर हम वापस देखते हैं ग्योमी और कोकुशिबो के बीच का फेस ऑफ। कोकुशिबो कहता है तुमने अभी अपना मार्क अवेकन कर लिया है, देखने में तो तुम 27 साल के लगते हो, लेकिन जिन्होंने भी मार्क अवेकन किया है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं जीते। कोकुशिबो इसके बाद कहता है मैंने अपने एक्सपीरियंस से
कह रहा हूँ ये, तुम 24 घंटे के अंदर मर जाओगे। तुमने अपना शरीर को रिफाइन किया है, इतनी मेहनत करी, लेकिन क्या मतलब इसका? सिर्फ 27 साल में तुम मर जाओगे। तुम्हारा टैलेंट और पावर पूरा वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और ज़्यादा जीना चाहिए? ग्योमी बड़े कामली कहता है, मैं डिमन स्लेयर मार्क की कहानी जानता हूँ बहुत पहले से। मेरी लाइफ में ऐसा क्या ही है जो मुझे रिग्रेट होगा, और अगर तुम्हारी विल पावर इतनी वीक है तो तुम हाशिरा कभी नहीं बन पाओगे। और ये कहते हुए ग्योमी को बहुत सारा गुस्सा भी आ रहा था। ये सुनकर कोहोशिबो कहता है, अगर तुम डीमन बन जाओ तो अपने बॉडी और अपने टेक्निक्स को बचा सकते हो। तुम्हें इतनी छोटी बात समझ नहीं आ रही है? ग्योमी उसकी बात को काट कर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अपनी घटिया आइडियोलॉजी दूसरों पे थोपना बंद करो। ग्योमी कहता है, तुमने झूठ बोला। इतिहास में एक ऐसा बंदा भी था जिन्होंने डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया और फिर भी 25 साल से ज़्यादा जिया। कोहोशिबो पहले मना करता है, कहता है कि कोई भी 25 साल से ज़्यादा नहीं जिया, लेकिन ग्योमी मुस्कुराते हुए कहता है, कोई ना कोई तो होगा जो 25 साल से ज़्यादा जिया होगा। कोहोशिबो चुप हो जाता है और ग्योमी स्माइल करते हुए कहता है, लगता है तुम समझ गए हो। लेकिन उसके पहले कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करता, कोहोशिबो अचानक से उसके सामने आ जाता है। उसका गला काटने ही वाला होता है, लेकिन ग्योमी उसे ब्लॉक कर लेता है और स्टोन ब्रीथिंग से कोहोशिबो पर हमला करता है। फिर हम देखते हैं सानवी को, जो अपने घाव में होने वाले फाइनल काम को निपटा कर बैटलफील्ड में वापस लौट आता है। इस बार वह पूरी तरीके से तैयार था। उसने अपने डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर लिया है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जज्बा है, कोहोशिबो को खत्म करना। बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए वो बैटलफील्ड में फ्लाई करता है। उसके साथ ग्योमी भी रेडी है। आज के वक्त के सबसे पावरफुल मार्क होल्डर्स ग्योमी और सानवी दोनों एक परफेक्ट सिंक में कोहोशिबो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सानवी कहता है, ग्योमी और मैंने कई घंटों तक एक साथ ट्रेनिंग की है। अब हम एक दूसरे के मूव्स को बिना देखे भी समझ जाते हैं। दोनों की टीम वर्क इतनी जबरदस्त होती है कि हर अटैक एक ऑर्केस्ट्रा की तरह लग रहा था, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ। दूसरी तरफ मूचर और बैटलफील्ड के एक कोने में गेनिया के लिए कोहोशिबो का बाल ले आता है। गेनिया जैसे ही उन्हें खाता है तुरंत वो अपने जख्म से हील कर लेता है। उसका बदन एकदम से रीजनरेट हो जाता है और उसके अंदर एक नई एनर्जी का जोश भर जाता है। लेकिन तभी गेनिया के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं कोहोशिबो की तलवार का टुकड़ा खा लूँ तो शायद मुझे और भी ज़्यादा पावर्स मिल सकती है। उसका इरादा मजबूत होता जा रहा था, लेकिन उसी वक्त एक कोल्ड, डरावनी और भूतिया आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि मुजान की बोसूजी की होती है। मुजान पूछता है, अब तक तुमने कितने हाशिरा को मारा है? उसका सीधा शब्द में एक अजीब सा ठंडक थी, जैसे मौत खुद बात कर रही हो। किसी भी हाशिरा को मेरे पास आने मत देना, वो कमांड देता है कोहोशिबो को। ये आवाज़ सुनकर गेनिया का पूरा शरीर थरथरा उठता है। उसे समझ आता है कि मुजान किसी और लेवल का ही मॉन्स्टर है, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डरावना। वापस बैटलफील्ड में कोहोशिबो को ध्यान अब ग्योमी के अनयूजुअल फाइटिंग स्टाइल पर पड़ता है। वो हैरान हो जाता है, ये आदमी अंधा होने के बावजूद हर मूव कैसे देख लेता है। ग्योमी जब भी अपना हथियार फेंकता है, उसे निकलने वाली वाइब्रेशन से वो पूरे बैटलफील्ड को महसूस करता है। हर वाइब्रेशन उसके लिए एक सिग्नल बन जाता है, कौन कहाँ है, कितनी दूरी पर है। ये वाइब्रेशंस उसके दिमाग में एक 3D पिक्चर्स बनाते हैं, जिससे वो बैटलफील्ड को लिटरली देख सकता है। कोहोशिबो सोचता है, अगर मुझे जीतना है तो मुझे सानमी की तलवार तोड़नी होगी। उसके दिमाग में एक डार्क प्लान बन चुका था और बिना देरी किए वो सानमी पर अटैक करता है तलवार तोड़ने के इरादे से। लेकिन सानमी भी कम नहीं था। जितनी तेजी से कोहोशिबो अटैक करता है उतनी तेजी से सानमी रिएक्ट करता है। वो कोहोशिबो की तलवार को जमीन से टकरा देता है और उस मोमेंट का फायदा उठाकर विंड ब्रेथिंग का पावरफुल अटैक करता है सीधा कोहोशिबो के गले पर। कोहोशिबो डॉज तो कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके कई बाल काट दिए जाते। उसका चेहरा हैरानी से बाहर आ जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि सानमी ने भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया है। आगे कोहोशिबो सानमी के अटैक से रिकवर नहीं किया था कि तभी ग्योमी ने अपना एक्स से उसका कान काट देता है। इसी मौके को देखकर सानमी यूज करता है विंड ब्रीथिंग का थर्ड फॉर्म, लेकिन कोहोशिबो इतना तेज था कि वो उस अटैक को तोड़ देता है। फिर ग्योमी और सानमी दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन अटैक करने लगते हैं, जहां ग्योमी अपनी स्टॉर्म ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है और सानमी विंड ब्रीथिंग का सेकंड फॉर्म अनलीश करता है। लेकिन इस पावरफुल अटैक का असर सिर्फ इतना होता है कि वो कोहोशिबो के किमोनो को काट पाते हैं। दूसरी तरफ ग्योमी और सानमी दोनों की बॉडी पे गहरे घाव पड़ जाते हैं, हर तरफ कट्स ही कट्स। ये इसलिए होता है कि क्योंकि कोहोशिबो ने अपने सोर्ड्स को और भी ज्यादा डिमोनिक बना दिया था। गुस्से से कोहोशिबो कहता है, और मैं सानमी और ग्योमी को मार दिया
तो बाकी हाशिरा को ख़त्म करना काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सनमी को, जो अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। उसके सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों ही कट चुकी थी, और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये थी कि अगर कोशिबो के अटैक से ग्योमी ने उसे नहीं बचाया होता तो सनमी अपने दोनों हाथों को खो चुका होता। सनमी इस बात को अच्छे से जानता था और इस वजह से उसके अंदर एक जलती हुई बेचैनी थी। तभी हम देखते हैं किराया को, जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का कमांडर है। उसकी बड़ी बहन उससे कहती है क्या हमें ग्यू और तंजीरो को भी भेजना चाहिए अपर मून 1 के सामने, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन किराया तुरंत मना कर देता है। वो कहता है ग्यू और तंजीरो दोनों मुजान की तरफ जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ग्योनी, सनमी, मिशिरो और गेनिया मिलकर अपर मून 1 को हरा सकते हैं। वापस बैटलफील्ड पर कोशिबो अनलीश करता है अपनी मून ब्रीथिंग का 7th फॉर्म, मिस फॉर्च्यून मिरर लूनर श्राइन। इस अटैक से कई सारी ब्लेड्स लाइटिंग स्पीड में सनमी और ग्योमी की तरफ आती है। कोशिबो का अटैक लगभग सनमी को हिट कर ही देता है, जिससे सनमी के शरीर पर कई गहरे घाव पड़ जाते हैं। इस दर्द और बेकार हेल्पलेसनेस में सनमी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसका सब कुछ, उसकी स्किल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी सिर्फ कोशिबो के अटैक्स को ब्लॉक करने में लग रही थी। वो लड़ नहीं पा रहा था, सिर्फ बच रहा था, जैसे एक लिविंग शील्ड बन गया हो। तब कोशिबो अनलीश करता है मून ब्रीथिंग का 9th फॉर्म, डिसेंडिंग मून परपेचुअल फेस। इस अटैक के बाद सनमी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखकर ग्योमी टेंशन में आ जाता है। वो तुरंत सनमी की मदद के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन सनमी चिल्ला कर कहता है मेरे बारे में सोचना बंद करो, इस अपर मून 1 को ख़त्म करने का सोचो। तभी कोशिबो सनमी को फिनिश करने के लिए मून ब्रीथिंग का 10th फॉर्म अनलीश करता है और वो अटैक ऑलमोस्ट सनमी को हिट कर ही देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ आ जाता है मुशीरो, जो बीच में कूद जाता है और सनमी को बचा लेता है। वो कहता है मैं सनमी को मारने नहीं दूंगा। दूर से गिनिया ये सब देख रहा था। उसका मन चाह रहा था कि वो भी तुरंत बैटलफील्ड में जाके अपनी भाई की मदद करे, लेकिन गिनिया अभी भी कोशिबो की पावर से काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी की आखिरी सांस हो सकती है। हर एक सेकेंड में ये खौफ था कि कोशिबो कभी भी आ सकता है और उसे ही वहीं पे मार कर ख़त्म कर सकता है। लेकिन उस डर के बीच उसके जहन में अचानक से एक चेहरा उभर कर आता है, उसका बड़ा भाई सनमी। फिर उसे तांजीरो की बात याद आती है। तांजीरो ने उससे एक बार कहा था सबसे कमज़ोर इंसान के अंदर ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि जब दुश्मन तुम्हें कमज़ोर समझते हैं तो वो तुम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके लिए तुम एक ज़ीरो होते हो, और वही होता है सबसे बड़ा मौका, एक अनएक्सपेक्टेड ब्लो देने का, जो गेम ही बदल दे। ये बात गेनिया के दिल में बिजली की तरह गिरती है। वो समझ जाता है कि अगर उसके पास इस बैटल में कुछ कर दिखाने का एक चांस है तो यही है वो मौका। और बिना किसी हिचकिचाहट के गेनिया अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और निकालता है कोशिबो की टूटी हुई तलवार का एक हिस्सा। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसका इरादा पत्थर जैसा मजबूत होता है। वो आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और तलवार का टुकड़ा निकल जाता है। और यहीं पर इस पहली भयानक लड़ाई का पहला हिस्सा खत्म हो जाता है, जहां गिनिया ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक ऐसी कुर्बानी दी है जो उसके अंदर छिपे असली वॉरियर को दुनिया के साथ ले आई। लेकिन क्या उसकी ये कुर्बानी कुछ बदल पाएगी या फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा? अगले पार्ट में हम जानेंगे उन राज को जिनके बारे में हर डीमन स्लेयर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोशिबो का सच, उसकी बीती जिंदगी का एक अंधेरा पहलू और यूरिची से उसका गहरा रिश्ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां लड़ाई होगी और भी इंटेंस और कहानी मिलेगी एक नई मोड़ पर। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।